हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आपा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 जो कि लास्ट चैप्टर है आपका वो चल रहा है हमारा। उसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें दो मेथड से बनाना है। तो पहली मेथड डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड मेथड इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो किस तरह से आपको निकालना है वो फॉर्मेट अब हम देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये कॉलम आपको बनाना है पर्टिकुलर, और अमाउंट के आपको ये दो कॉलम रखना है। सबसे पहले हम इसमें नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फर्स्ट कॉलम में आप इस प्रॉफिट को लिख लेंगे। इस प्रॉफिट को लिखने के बाद जो कुछ एडजस्टमेंट हैं वो हमको प्लस या माइनस करना है। ऐड डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये सारे आइटम हमको प्लस करना है इसमें। इनको प्लस क्यों किया जाता है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये सिर्फ प्रोविज़न होते हैं, एक्चुअल में किए गए एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, और कुछ जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको इसमें प्लस कर दिया जाता है। इनको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसमें से हमें ये आइटम माइनस करना है, जैसे कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, इसका नहीं है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको भी माइनस कर दिया जाता है। इनकम फ्रॉम रेंट, ये भी माइनस होता है इसमें से। और स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, ये सब आपको इसमें से माइनस करना है। इनको माइनस करने के बाद जो आता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये प्रॉफिट जब वर्किंग कैपिटल में चेंज होने का जो प्रॉफिट आ जाता है तो उसमें हमको क्या करना होता है कि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में किसी तरह का कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस या माइनस करना है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के लिए आप देखिए ऐड किनको करना है हमको, डिक्रीज इन करंट असेट्स। अगर करंट असेट्स में कोई डिक्रीज हो रहा है, किसी तरह की कोई कमी हो रही है तो वो हमको ऐड कर देना है। और इसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ अपोजिट होगा, करंट असेट्स डिक्रीज होंगी तो आपको ऐड करना है और करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो आपको ऐड करना है। इसके बाद चालू दायित्वों में कमी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आप लेस जब करने जाएंगे तो। करंट लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होंगी तो वो लेस होंगी, और करंट असेट्स जब इंक्रीज होंगी तो वो ऐड होंगी। इनको ऐड करने के बाद जो कैश आएगा हमारा वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से अब क्या होगा, इनकम टैक्स माइनस किया जाएगा। इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद अगर किसी तरह का कोई इनकम टैक्स रिफंड दिया गया है तो वो इनकम टैक्स रिफंड प्लस हो जाएगा। इनको प्लस या माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके आगे हम लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उनका एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट है ये। उसके बाद उसमें से लेस ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो इसमें से माइनस की जाएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं ये इसके पहले मैंने आपको बताया। जब भी कोई जुए या सट्टे से लाभ या लॉटरी का खुलना इस तरह का कोई लाभ होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा नेट कैश। इसको माइनस या प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
अब ये इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर ये प्लस में आपका आंसर आ रहा है तो कैश इनफ्लो कहलाएगा, और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो फिर आपको कैश आउटफ्लो लिखना पड़ेगा उसमें। तो ये डिपेंड करेगा इनफ्लो और आउटफ्लो क्वेश्चन के ऊपर कि उसमें माइनस में आंसर आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो ये था हमारा फॉर्मेट जो हमने अभी पढ़ा इनडायरेक्ट मेथड का। जब भी इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको ये मेथड को फॉलो करना है, और ज़्यादातर यही मेथड एग्ज़ाम में भी आती है। अब इसके बाद विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। इसके पहले मैंने आपको बताई संचालन संबंधी क्रियाएं, अब हम पढ़ेंगे विनियोग संबंधी क्रियाएं। विनियोग संबंधी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो स्थायी संपत्तियों से संबंधित होती हैं, जो व्यापार में खरीदी गई स्थायी संपत्तियां हैं, जैसे भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, उनमें लगी होती है। स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय से रोकड़ का भुगतान और प्राप्ति होती है। तो ये संपत्तियां ऐसी होनी चाहिए जो पुनः विक्रय के लिए ना हो। अगर पुनः विक्रय के लिए खरीदी गई हैं तो फिर वो इसमें नहीं आएंगी। ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं और व्यापार को लाभ कमाने में सहायक होती हैं, उन्हीं का हमको लेखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करना है। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना के लिए केवल एक ही पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने 2 मेथड करी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक ही मेथड इसमें लगती है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 में दी गई है। जैसे कि पहली स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया गया रोकड़ भुगतान, अदृश्य संपत्तियों सहित, मतलब ऐसी संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती जैसे गुडविल है, पेटेंट है, उनको भी इसमें शामिल करना है। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, जब स्थायी संपत्तियां बहुत पुरानी हो जाती हैं, लंबे समय तक उनका उपयोग किया जाता है तो वो यूजलेस हो जाती हैं, उनको बेच दिया जाता है और उनकी जगह पर नई संपत्ति को खरीद लिया जाता है। तो उसके विक्रय से अगर कोई राशि प्राप्त हो रही है तो वो भी इसमें आ जाएगी। फिर अन्य उपक्रमों के शेयर हैं, वारंट्स हैं या ऋण पत्रों का क्रय, संयुक्त साहस में हित के लिए रोकड़ भुगतान, रोकड़ तुल्य प्रपत्रों के लिए किए गए भुगतान को छोड़कर, मतलब ऐसे जो कैश के इक्विवेलेंट माने जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद अन्य उपक्रमों के शेयर, वारंट्स, डिबेंचर्स और जॉइंट वेंचर में अगर उनका कोई इंटरेस्ट है तो उससे प्राप्त नगद राशि, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कैश और कैश इक्विवेलेंट को शामिल नहीं करना है। इसके बाद तृतीय पक्षकार, थर्ड पार्टी को दिया गया कैश लोन, नगद ऋण और अग्रिम, ये इसमें आएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो दिया गया लोन है या उनके द्वारा दिया गया जो एडवांस है उसके अलावा इनको शामिल करना है। तो ये सब आइटम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के जो हमको इसमें शामिल करना है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कोई मेथड नहीं, सिर्फ एक ही सिंपल मेथड से बनाया जाता है। जो इनफ्लो होते हैं उनको लिख लिया जाता है और उसमें से आउटफ्लो को माइनस करके जो बचता है वो कैश फ्लो फ्रॉम हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देते हैं। इसके अलावा देखिए आप, और इसमें तृतीय पक्षकारों को दिए गए नगद अग्रिम एवं ऋण के भुगतान से रोकड़ प्राप्तियाँ, अगर किसी थर्ड पार्टी को किसी तरह का कोई लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है तो उससे, और वित्तीय संस्थाओं की दशा में ये संचालन संबंधी क्रियाओं में माने जाएंगे। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो फिर ये किस में जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाएंगे। इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त संपत्ति के बीमा दावे से रोकड़ की प्राप्ति, अगर मान लो कि कोई संपत्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसका इंश्योरेंस कराया गया था और उसके इंश्योरेंस से अगर कोई अमाउंट मिलती है तो वो इसमें आ जाएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड की अमाउंट अगर कैश में रिसीव्ड हुई है तो वो आपको इसमें लेना है। वित्तीय संस्थाओं की दशा में ये संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें
लेना है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हम फॉर्मेट देखेंगे कि इसमें हमको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से कैश फ्लो निकालना है। उसके लिए इसका फॉर्मेट देखें आप। फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले जितने भी इनफ्लोज हैं हम उनको लिख लेंगे, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट्स, समस्त संपत्तियों से अर्थात दृश्य और अदृश्य जो भी फिक्स्ड हैं, फिक्टिशियस हैं, टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल असेट्स हैं, सभी को इसमें शामिल करेंगे। जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी वो ले लेंगे हम, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, अगर भूमि और भवन के बेचने से कोई राशि प्राप्त हुई है तो वो इसमें आ जाएगी। फर्नीचर और फिक्चर्स के विक्रय से प्राप्त राशि, विनियोग के विक्रय से प्राप्त राशि, ख्याति, पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि के विक्रय से प्राप्त राशि, अर्थात संपत्तियों के विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वो इनफ्लो में आएगी और सबसे पहले उसी को लिखा जाएगा। इसमें समस्त संपत्तियों को आपको शामिल करना है, चाहे वो टेंजिबल असेट्स हों चाहे वो इनटेंजिबल असेट्स हों, सभी को हमें इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले हम इनफ्लो लिखेंगे, जो भी हमको फिक्स्ड असेट्स को सेल करने से रिलेटेड अमाउंट मिली है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोग के रूप में क्रय किए गए अंशों पर प्राप्त लाभांश अगर दिया है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में डिविडेंड अगर कोई मिला है तो वो इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिविडेंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, विनियोग के रूप में रखे गए ऋण पत्रों के ऊपर मिला हुआ ब्याज वो इसमें आएगा। और रेंट रिसीव्ड ऑन असेट्स परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी गई थी असेट्स उसके ऊपर अगर कोई रेंट मिल रहा है तो वो भी आपको इसमें प्लस करना है। तब कुल मिला के जो भी अमाउंट इसमें रिसीव्ड हो रहा है वो आपको असेट्स से जो राशि मिली है, असेट्स को सेल करने से जो अमाउंट मिली है उसमें इसको प्लस कर देना है। इसके बाद माइनस करेंगे हम परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स को प्लस माइनस कर देंगे हम अगर उसको खरीदा गया है, खरीदा है मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है। मशीनरी का क्रय, परचेज ऑफ मशीनरी, भूमि एवं भवन का क्रय, फर्नीचर और फिक्चर्स का क्रय, विनियोगों का क्रय, ख्याति, पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि का क्रय। और इन सबको लिखने के बाद इनको ब्रैकेट में शो किया जाएगा। क्यों ब्रैकेट में शो किया जाएगा? क्योंकि ये माइनस के आइटम है। जितने भी माइनस के आइटम हैं आपको ब्रैकेट में शो करना है। ब्रैकेट में शो करने के बाद हम इन सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये सभी माइनस के आइटम हैं। तो सभी माइनस के आइटम हम अलग अलग ना माइनस करते हुए सबको एक साथ प्लस करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और जो ऊपर प्लस वाली अमाउंट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा कैश फ्लो और कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर इसका पॉजिटिव आंसर आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा, और अगर माइनस में आंसर आता है तो हम लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड होता है वही हमको इसमें लेना है। तो फिक्स्ड असेट्स को अगर सेल किया गया है तो उनको सेल करने से जो अमाउंट है वो आपको प्लस कर देना है, और इसके अलावा भी जो असेट्स हैं जिनसे इनको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो सब हमको इसमें प्लस करना है। और प्लस करने के बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन खरीदी गई है, कोई असेट्स खरीदी गई है, या किसी तरह का कोई पेमेंट किया गया है असेट्स से रिलेटेड, तो उनको हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा कैश यूज्ड या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट भी हमारा आप कंप्लीट हो गया।
आगे अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ की गणना किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू।